मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के 8th लेसन के बारे में आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पाद एंड मैनेजमेंट उसका संरक्षण करना। ठीक है, आज चलो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फूड इज़ द प्राइम नेसेसरी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। भोजन सभी जीवी प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड्स। भोजन एक सभी आहार यानी कि भोजन एक सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों से भरा हुआ माना जाता है। प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड्स। जो पौधे हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड्स। जानवर और मानव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। वे अपना भोजन पौधों से प्राप्त करती हैं। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो भोजन से मिलती है, इज़ यूटिलाइज्ड और फॉर द ग्रोथ, और उन्नति करती है हमारे शरीर के अंगों के लिए। डेवलपमेंट प्रोग्रेस करती है एंड इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटी, और हमारी दैनिक जीवन की एक्टिविटियों को पूरा करती है। विद द पास ऑफ द टाइम, जैसे समय व्यतीत होता जाता है, ह्यूमन बींग्स हैव लर्नड द आर्ट ऑफ द ग्रोइंग। जो मानव है वो सीख गया है इस प्रकार की कला ऑफ द ग्रोइंग प्लांट, अधिक मात्रा में पौधे उत्पन्न करना। एंड डेमोक्रेटिंग एनिमल्स, और जो घरों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं। डेमोक्रेटिंग यानी कि घरों में पाए जाने वाले जानवर, गाय भैंस etc. द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी कि बढ़ते हुए जानवरों के लिए फसल का उत्पाद करना। एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर द फूड, और घरों में पाले जाने वाले जानवरों के लिए भोजन तैयार करना। क्लॉथिंग, कपड़े एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और अन्य उपयोगी सामान को तैयार करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी भारत में एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला उद्योग है, जो कि सभी प्रकार के उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ स्टिल द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल्स। यह एक बड़ा व्यापार माना जाता है लोगों के लिए। इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। विद नियर, हमारे पास में ही 70% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द सेक्टर। 70% से भी ज़्यादा आबादी यानी कि शहरों में जो सेक्टर्स में स्थित हैं। हॉरिकल्चर इज़ ए ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर। यह एक शाखा मानी गई है एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी के ही रूप में। दैट डील्स विद द प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेबल्स, जो कि हमें वेजिटेबल्स यानी कि किसके बारे में उत्पाद बताती है, वेजिटेबल्स सब्जियों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फ्लावर्स एंड द डिकोरेटिव प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनका हमारे लिए यूज़ होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो खेती बाड़ी का जो सामान है, जो उसकी डिमांड है, उसकी भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, इज़ इंक्रीज, यानी उसकी भी आवश्यकता बढ़ने लगती है। दिस हैज़ टू लीड ए नीड, इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इफेक्टिव मेजर, और एक प्रभावी मेजरमेंट यानी कि मापन के लिए, इंक्रीजिंग द क्रॉप्स, यानी कि फसलों की बढ़ाई जाती है, उत्पाद बढ़ाया जाता है। एंड स्टोरेज, और उसको इकट्ठा किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉप्स। द प्लांट ऑफ द सेम काइंड विच आर ग्रोन बाय द मैन, एक ही प्रकार के पौधे अधिक मात्रा में बोना यानी कि खेत में उगाना क्या कहलाता है, क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी कि क्रॉप्स प्लांट्स। ठीक है, सम कॉमन क्रॉप्स प्लांट ग्रो एंड कंज्यूम इन इंडिया। भारत में बहुत से यानी कि फसलों के पौधे बोए जाते हैं और कंज्यूम इन इंडिया, और उसका प्रयोग भारत में किया जाता है। आर गिवन इन टेबल इन द नेक्स्ट पेज, जिसका आपको उदाहरण और उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके टाइप ऑफ क्रॉप्स हो गए और एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। कीरल्स ऑन द ग्रेन्स, यानी कि जो अनाज की खेती उगाई जाती है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, बेरली एंड रागी। चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ये इस तरीके की उगाए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स जो हमें फाइबर यानी कि पोषक तत्व देते हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया। पल्स दाल देने वाले होते हैं, दाल पल्स एंड लिग्मेंट्स, यानी कि ग्राम, पीज,
पीज एंड द बीन्स, चना हो गया, मटर हो गया, इस तरीके से ऑयल सीड्स जिससे हमें यानी कि तेल प्राप्त होता है। मस्टर्ड हो गया यानी सरसों का तेल होगा, ग्राउंड नट यानी कि जैसे ग्राउंड नट बादाम का तेल हो गया, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन्स यानी कि इसका भी तेल निकाला जाता है। रूट क्रॉप्स जो हमें जड़ों से प्राप्त होती है, स्वीट पोटैटो जैसे शकरकंदी हो गई, कैरेट गाजर हो गई, एंड द ट्रिम्बर क्रॉप्स यानी कि तनों पे उगने वाले जैसे पटैटो हो गया, ट्रॉपिका हो गया, जिंजर अदरक हो गई, शुगर क्रॉप्स जिससे हमें यानी कि मीठा यानी चीनी प्राप्त होती है, जैसे शुगर कैन हो गया, बीट रूट्स हो गया, इससे हमें चीनी यानी मीठा पदार्थ बनाया जाता है। प्लांटेशन यानी कि जैसे कॉफ़ी, टी, रबर्स, कोकोनट इत्यादि। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्रॉप्स सीजन्स यानी कि कौन कौन सी फसल कौन कौन से महीने में उगाई जाती है। इंडिया हैज़ द 2 मेन क्रॉप सीजन्स, भारत में 2 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। देयर आर नोन एज द कैरिफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स, इनको कैरी क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। कैरी क्रॉप्स वो होती है जो फसल जून के महीने में बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड अराउंड द अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, पिगमेंट, पीज, मेज, कॉटन, सोयाबीन्स एंड द ग्राउंडनट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, पीज यानी मटर हो गई, मक्का हो गई, और आपकी कॉटन हो गई, रुई हो गई, सोयाबीन्स हो गया, एंड ग्राउंड नट्स यानी जो क्या नाम है ग्राउंड नट्स जो जैसे बादाम हो गया, मूंगफली हो गई, इस तरीके से ये सभी कैरिफ क्रॉप्स मानी गई है। ठीक है, पैडी यानी कि आपको जैसे चावल की होते हैं, चावल पैडी उसको कहते हैं, जैसे चावल की जो बाल होती है। ठीक है, मेज़ यहाँ पे मक्का हो गया, कॉटन यहाँ पे आपको डायग्राम में शो अप करके दिखाया गया है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं रबी क्रॉप्स यानी कि देयर आर शोन इन द विंटर, जो फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है फ्रॉम द मंथ ऑफ द अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में जिसको बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड अराउंड द अप्रैल, और अप्रैल के महीने में इसे काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीज एक्सेट्रा इन द रबी क्रॉप्स यानी कि चावल हो गया, ग्राम्स चना हो गया, मटर हो गया, आर द रबी क्रॉप्स। यहाँ पे वीट्स, ग्राम्स एंड पीज ये आपको डायग्राम में शो अप करके बताया गया। अब यहाँ पे देखिए आपको इस लेसन को जो हमने रीड किया हुआ है अब तक का, उसमें आपको सेल्फ यानी कि चेक क्वेश्चंस यानी कि आपने जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है थोड़ा सा। देखो रबी क्रॉप्स आपको हमने बताई हुई है कि कौन सी रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है, और उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ से सर्च करके अपनी नोटबुक में उतारने हैं। ठीक है, और कैरिफ क्रॉप्स ऐसे ही कैरी क्रॉप्स के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है जो कि आपको अपने आप ही इसमें से चूज़ करके लिखनी है। ठीक है, पल्सेस हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, एंड द टिम्बर क्रॉप्स हो गया, ये सभी हम आपको इसमें आगे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इसमें से ये यहाँ से आपको लिखनी है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं खेती बाड़ी करने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाए जाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशंस ऑफ द क्रॉप फ्रॉम शोइंग द हार्वेस्टिंग आर नोन एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऑल द एक्टिविटी वो सभी प्रकार के यंत्र जो कि खेती बाड़ी के उसमें फसलों के उसमें यूज़ किए जाते हैं, फ्रॉम सोइंग द हार्वेस्टिंग, और काटने वाले जो यंत्र होते हैं आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी वो खेती बाड़ी के यूज़ में जो प्रैक्टिस जिनका प्रयोग किया जाता है उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर कॉमन टू द ऑल क्रॉप्स आर गिवन, यहाँ पर जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं खेती के लिए जो प्रयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। नंबर 1 पे क्या आता है, द प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल यानी कि सबसे पहले क्या होता है किसी भी फसल को बोने के लिए हमें खेतों में तैयारी करनी पड़ती है, खेत को बनाना पड़ता है। किसके, प्लगिंग एंड द लेवलिंग, प्लगिंग यानी कि जोतना पड़ता है, लेवलिंग यानी कि मेज से उसे एकसार करना पड़ता है, सोइंग यानी कि अच्छे बीजों का चुनाव करना, अप्लाइंग मैनर्स एंड द फर्टिलाइजर्स यानी कि अच्छी प्रकार की किस्म यानी कि बीज हो गए, फर्टिलाइजर्स यानी कि उत्पादक पदार्थों का यूज़ करना, इरीगेशंस यानी किस तरीके से पानी का आप उनमें कैसे भरते हो खेतों को उस तरीके से, वेडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर द पेस्ट, वेडिंग यानी कि उसमें बीजों का एकीकरण करके किस तरीके से बोना होता है जिसमें या तो मशीनों के द्वारा या हाथों के द्वारा बिखराव करना,
प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, फसलों का संरक्षण करना फ्रॉम द पेस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कीटाणुओं से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो कीड़े लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग, किस प्रकार से उसे काटा जाता है, छाना जाता है या फिर उसको फटका जाता है, इस तरीके से जो यंत्र उसमें यूज़ किए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। स्टोरेज यानी कि उसको इकट्ठा करना। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द एक्टिविटीज़ और टास्क इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन इन डिटेल। अब हम जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं हम इनको डिटेल में क्लियर करके चलते हैं। देखो, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि किस प्रकार से खेती को यानी कि जो मिट्टी है उसको हम तैयार करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ डन बाय द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, खेती के लिए मिट्टी को तैयार करना, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, और उसको एक अच्छे तरीके से तैयार करने के इसमें बताए गए हैं। जैसे प्लगिंग यानी कि जोत करना, द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सोइल, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें मिट्टी को टर्निंग गहराई से खोदा जाता है, एंड लूजिंग द सॉइल और उसको ढीले तरीके से बिखराव सा किया जाता है। प्लगिंग यानी कि जोत करना। ट्रिलिंग द प्लगिंग हेल्प इज़ द सॉइल, जोत के द्वारा मिट्टी में सुधार लाना यानी खेत को इकसार करना। इट परमिट इजी टू द डीपर पेनिट्रेशंस, इसमें आसानी के तरीके से मिट्टी को अधिक गहराई से डीपर पेनिट्रेट टू द रूट्स, यानी कि उसको खोदा जाता है। यानी कि जो जैसे कल्टीवेटर्स हो गया और आपका यानी कि जैसे हल हो गया। इट हेल्प ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल और टॉप फॉर द प्लांट्स, और सहायता की जाती है न्यूट्रिएंट्स रिच यानी कि मिट्टी में एक ऐसे तत्वों को मिलाया जाता है जैसे खाद के रूप में, यानी कि ये एक नेचुरल खाद माना जाता है, यानी कि जो हमारे ज़मीन में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं, जिससे के कारण जो पौधा है अच्छे से उपज कर सके। इट हेल्प इन द अपरूटिंग द वीड्स, और यह मदद करता है यानी कि इट हेल्प इन द अपरूटिंग द वीड्स, यानी कि उसमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो हमारी मदद करता है। इट एक्सपोज सॉइल पीस ऑफ द नेचुरल प्रीडेक्टर्स, इसमें यानी एक्सपोज सॉइल यानी कि जो मिट्टी जो ख़राब हो चुकी है उसमें नेचुरल यानी कि प्रीडिटेक्टर्स यानी कि कुछ केमिकल्स और फिर कुछ नेचुरल जो खाद डाल के उसे उपजाऊ बनाया जाता है। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर द लॉन्गर टाइम, जिसके कारण जो उसकी नमी है काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे और फसल का अच्छा उत्पाद हो सके। इट प्रोवाइड गुड एरेशंस टू द रूट्स, यह एक अच्छा परिणाम देता है टू द रूट्स यानी कि फसलों के लिए। द मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज फॉर द प्लगिंग आर द प्लग, एक ऐसा महत्वपूर्ण यंत्र जिसका प्रयोग किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए, जिसको हम प्लग यानी खेत जोतने का यंत्र कहते हैं, जिसको हल कहा जाता है। हॉल और द कल्टीवेटर ये एक मशीन से चलने वाला जैसे ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र होता है। बट प्लग एक ये ऐसा यंत्र होता है जिसके यूज़ करने के लिए हम बैल आदि का प्रयोग करते हैं। ए प्लग इज़ मेड ऑफ द वुड, यह एक लकड़ी का यंत्र होता है, एंड आयरन, और नीचे से जो इसका ये बना होता है ये एक आयरन लोहे से बना हुआ होता है। इट इज़ नॉर्मली ड्रॉन बाय द फार्म एनिमल्स सच एज, यानी कि इसका प्रयोग अधिकतर फार्म यानी कि बड़ी बड़ी खेती के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता है। बुल बैल यानी कि बुललॉक्स, उसका प्रयोग किया जाता है बैल का। इट हैज़ द 2 पार्ट्स, इसमें 2 हिस्से होते हैं, दोनों तरफ इसी तरीके के हल होते हैं जिसको 2 बैलों के बीच में फंसाया जाता है। प्लग शेयर, और इसको शेयर यानी कि शेयर किया जाता है 2 बैलों के बीच में। एंड प्लग शाफ्ट, और शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। द प्लग ग्रेशर्स इज़ ए ब्रोड, और इसको अच्छे तरीके से जोतने के लिए यानी कि 2 हल इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं। ट्राइंगुलर आयरन ट्रिप्स, इसमें एक ट्राइंगुलर आयरन ट्रिप्स होती है, ये आपको ये टिप्स जो दिखाई गई है ये शो अप की गई है, ये आयरन की यानी लोहे की होती है जो कि मिट्टी को गहराई तक खोदती है। ठीक है। द प्लग शाफ्ट इज़ द लॉन्ग, जो प्लग शाफ्ट होगी ये हो गई, ये आपकी प्लग शाफ्ट हो गई जो कि ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ज़मीन में अंदर तक जाके मिट्टी को काफ़ी गहराई तक खोदती है। एंड नैरो शाफ्ट द वुड अटैच टू द बीम्स, नैरो शाफ्ट यहाँ पे है जो कि यहाँ से ये मिट्टी का यानी लकड़ी का इसमें लगा हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। ए होल इज़ ए सिंपल
टूल्स। अब यहाँ पे देखो ये होल, इसको जिसको हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में फावड़ा बोलते हैं, फावड़ा। तो ये होल इज ए सिंपल टूल, यह एक साधारण यंत्र माना गया है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। इससे हम खुदाई करते हैं, फॉर द लूजिंग द सॉइल, और मिट्टी को खोद डालते हैं। एक कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ये एक क्या नाम है, साइंस की टेक्नोलॉजी है, जो कि अब पहले तो ये नहीं था, पहले तो इस तरीके के हल इनको यूज़ में किया जाता था, बट अब ये आपको अब जो मॉडर्न यूज़ है अब ये इसमें इसको लिया जाता है। ए कल्टीवेटर इज़ ए प्लग टूल्स हैज़ द मल्टीपल ब्लेड। इसमें बहुत प्रकार के मल्टी प्रकार के ब्लेड्स लगे होते हैं। देखो यहाँ पर ये जैसे हल में वहाँ पे एक लगा हुआ होता था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरीके से काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं। बट यहाँ पे हम इस तरीके के 2 यंत्र यूज़ करते थे जो खेत की खुदाई करने के लिए, बट यहाँ पे ये अकेला एक ऐसा यंत्र है जो काफ़ी मात्रा में एक साथ मिट्टी खोद सकता है। ठीक है। मल्टीपल ट्रैक्टर, इसमें नाउ ए डेज ट्रैक्टर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज द कल्टीवेटर। इस यंत्र को यूज़ करने के लिए हमें ट्रैक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। ऑल्थो द ट्रैक्टर इज़ द एक्सपेंसिव, इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है, बट इट सेव ए लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत अधिक टाइम की बचत होती है, एंड लेबर यानी कि अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं यानी कि लेवलिंग, किस प्रकार से हम मिट्टी के लेवल को बनाते हैं। द प्लग लैंड टू लेवल्स, जो खेत में हम जुताई कर देते हैं या तो हल से या फिर कल्टीवेटर से, प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ द वुडन प्लैंक्स, यानी कि वुडन जो लकड़ी का हल होता है, और आयरन लेवल यानी कि जो उसमें लोहे का जो खंजर लगा हुआ होता है उसके द्वारा हम उसको इकसार करते हैं। ठीक है। दिस इज़ डन, जो काम किया जाता है। ब्रेक और रश बिगर चंक ऑफ ड्राई सॉइल इनटू द स्मॉलर पीस, मोटे मोटे जो मिट्टी के पीस हैं उनको छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट करना। प्रोटेक्ट अपर लेयर, उसके ऊपर की जो परत है उसकी सुरक्षा करना। फ्रॉम द एरोजन्स, यानी कि उसकी उर्वरकता में जैसे मिट्टी को खोदने के बाद ये बोलते हैं बाय द वाइंड और द वाटर, यानी कि उसमें से हवा पास ना हो जाए, तो इस तरीके से फिर उसमें बीज और पानी का उपयोग किया जाता है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड द प्रोमोट यूनिफॉर्म इरीगेशन, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग यानी कि अधिक मात्रा में जो पानी है उसको देना। प्रिमोट यूनिफॉर्म इरीगेशंस, और अलग अलग तरीके से पानी का चुनाव करना। सोइंग ऑफ द सीड, बीजों अच्छे प्रकार के बीजों का चुनाव करना। सोइंग द प्रोसेस ऑफ द पुटिंग द सीड्स, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बीजों का चुनाव किया जाता है इन द सॉइल, मिट्टी में डालने के लिए। फॉर सोइंग द गुड एंड हेल्थी सीड्स, अच्छे बीजों का चुनाव करना। आर द सिलेक्टेड, ये होता है सोइंग ऑफ द बीज। इसमें किस तरीके से जो किसान हैं क्या करते हैं, हेल्थी, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, अच्छे बीजों का एकीकरण करना यानी कि चुनाव करना, और किस प्रकार से हम बीजों को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हेल्थी बीज, एकदम से स्वस्थ अच्छे बीज होने चाहिए। गुड क्वालिटी, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे वो अच्छे मात्रा में उसका उत्पाद बढ़े। फ्री फ्रॉम द एनी इन्फेक्शंस, यानी कि उसमें कोई जम्स, कीटाणु वगैरह नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि जो बीज हैं उनमें इंसेक्ट और पेस्ट यानी कि कोई भी कीटाणु वगैरह खवे हुए नहीं होने चाहिए। नॉट कॉन्टामिनेट्स विद द वेस्ट रोटिंग फूड्स मटेरियल एंड एक्सेट्रा ऑफ एनिमल्स, और जब हम उनको बीजों का एकीकृत करके खेत में डालते हैं तो उसके बाद हमें बहुत देख रेख करनी पड़ती है। रोटिंग द फूड्स मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनिमल्स, यानी कि बचाव करना पड़ता है जानवरों से। सीड्स आर शोन इन द फील्ड बाय द 2 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइब, यहाँ 2 तरीके का मेथड दिया गया है। देखिए, बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड बाय द हैंड, यानी कि बीजों का बिखराव करना किससे, हैंड के द्वारा। जैसे आज के टाइम में जैसे कुछ फसल ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम यानी कि हाथ से बिखराव करके करते हैं, जैसे खेतों में खाद देना एक बड़े पैमाने के रूप में। इन्हें ब्रॉडकास्टिंग में भी डन बाय यूजिंग द मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर, और उसके लिए भी अब जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें वो यंत्र यूज़ होने के लिए आ गए हैं। बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, अब यानी कि बीजों का एकीकरण करने के लिए ड्रिल्स यानी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनके द्वारा हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव द टाइम, यानी कि बीज का बोने के लिए अब मशीनों का प्रयोग करने से जो टाइम है वो बच जाता है। सीड्स आर द प्लांट प्लेस्ड इन द सीड वॉल्स, जो बीज हैं वो डाल दिए जाते हैं मिट्टी के अंदर एज द प्लग, और उन्हें ढक दिया जाता है, उनके ऊपर से कल्टीवेटर वगैरह जो है उनको जोत दिया जाता है। इट मेक्स द फनोवर इन द सॉइल एंड सीड्स आर सोन, और जो मिट्टी है
और बीजों का चुनाव करके उनको बो दिया जाता है। अप्लाइंग द मैनर्स एंड द फर्टिलाइज़र एंड द मैनर्स आर एडिड टू द फील्ड, यानी कि उर्वरकता को बनाए रखने के लिए जो हम खेती में यूज़ करते हैं टू गेट द बेटर क्रॉप्स, अच्छी फसल उत्पाद करने के लिए। एज द प्लांट ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग द सम न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम जो पौधे हम बोते हैं ग्रो अप करते हैं, दे कीप ऑन यूजिंग, उसके प्रयोग में जो यंत्र किए जाते हैं, सम न्यूट्रिएंट्स, उसकी उर्वरकता को जो पोषक तत्व दिए जाते हैं, फ्रॉम द सोइल, मिट्टी के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उसकी आवश्यकता के अनुसार। द प्लांट ग्रो ऑन द सच सोइल, जो पौधे होते हैं यानी कि उगाए जाते हैं ऑन सच सोइल, मिट्टी के अंदर, मे बी डिफेक्टेड और न्यूट्रिएंट्स और मे नॉट बी हेल्दी, यानी कि ज़रूरी नहीं है जो आपने बीजों का चुनावीकरण किया है वो एकदम से सही हो, उसकी भी देखरेख करनी पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स इन मे बी हेल्दी, यानी कि वह एक स्वस्थ तरीके के बीज होने चाहिए। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड द रिप्लेसिंग कंटिन्यूसली, और इस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है खेती के लिए न्यूट्रिएंट, उसके पोषक तत्व को ध्यान में रखते हुए। दिस इज़ डन द आइदर नेचुरल मेथड, यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसके द्वारा हम मिट्टी को उपजाऊ बनाकर उसमें बीजों का चुनावीकरण करते हैं यानी कि बोते हैं। मैनर्स आर द नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड द प्लांट रिड्यूस, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स, यानी कि जानवरों के लिए जो हमें यूज़ में किया जाता है जो वेस्ट, यानी कि खेती में से ही जो हम बीजों का चुनावीकरण करते हैं वेस्ट के रूप में, यानी कि नराव पताव करके जो वो निकाला जाता है जैसे एक चारे के रूप में, जिसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं। एंड प्लांट रेजिड्यू, यानी कि उनको जो फसल हम बोते हैं उसमें कुछ ऐसे पौधे या पेड़ उग जाते हैं जिनका यूज़ हम खेत में नहीं लेते, बट उनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, चारे के रूप में जानवरों के लिए करते हैं। द सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा पोषक तत्व जो कि मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, टू द सॉइल, जो मिट्टी में से ही उत्पन्न होता है, मेक इट फर्टाइल, जो इसको उपजाऊ बनाता है। मैनर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, ये 3 तरीके का होता है। फार्म मेड्स मैनर्स, compost and the green manners. Farm mates manners consist of the cattle, dogs, urine, remains and the straw and the farm mates waste. All these these are mixed and the allowed to ड्राई इन द सन्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है फार्म मीट्स मैनर्स, इसमें क्या होता है, कैटल, डक, यूरिन रिमेन्स, यानी कि ये एक ऐसी प्रकार की टेक्निक है इसमें से जो हम खेत में बीज का एकीकरण करने के बाद जब फसल हो जाती है तो उसमें से कैटल्स, डग्स, यूरिन्स, यानी कि इसमें खाद का प्रयोग करने के बाद जैसे उनको निकाला जाता है, यानी कि जो ऐसे पौधे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, ऑल आर द मिक्स, यानी कि वो मिक्स होके उगते हैं बट उनका बाद में निकाल देना, ड्राई एंड द सन, और सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि बीज जैसे केमिकल्स डालने के बाद वो सूख भी जाते हैं। सब्सिक्वेंटली इट इज़ यूज्ड फॉर द मैनर्स। Compost is the manner obtained by the decomposition of decaying plant and animal waste। इसमें क्या होता है, यानी कि जैसे जब पौधा उगाया जाता है तो उसको निराई की जाती है या फिर उसमें से कूड़ा निकाला जाता है और जो वेस्ट निकलता है वो यानी कि जानवरों के लिए यूज़ में लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड द कंपोजिटिंग, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें से अनयूजफुल, यानी कि जो उपयोगी फसल के पौधे ना हो उनको निकाला जाता है। ग्रीन मैनर कंसिस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स विच आर द प्लग अलोंग, यानी ग्रीन मैनर्स यानी कि इसमें इन दोनों क्रियाओं को, जो ये 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, इनका करने के बाद जो फसल होती है ग्रीन मैनर्स में, यानी कि जो हम चुनाव करते हैं फसलों का वो वही रह पाती है खेत में और उसी का ही हम आगे यूज़ लेते हैं। जैसे ग्रीन मैनर्स यानी कि नराब करने के बाद और दवाई लगाने के बाद अब हमारा जो पौधा रहता है वही बचता है। अलॉन्ग विद द सोइल क्विकली ग्रोइंग द लिग्मिनस प्लांट्स आर यूज्ड एज द ग्रीन मैनर, जिसको हरी फसल है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैनर्स। अब हमने आपका यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ तक है और नेक्स्ट हम कल कराएंगे। एक बार हम आपको बता देते हैं जो हमने आपको करवाया है डिस्कस, ये आपका फर्स्ट है
फर्स्ट पेज है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये रहा सेकंड पेज नेक्स्ट, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज हो गया। नाउ द अब ये आपका तीसरा पेज है जो हमने आपको इधर बताया है इस तरीके से। और ये इधर ये एक पेज हो गया, ये चौथे नंबर का पेज हो गया। और इधर ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके, यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपका अब यहीं तक है, और इसका आगे हम जो डिस्क्राइब करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है।